नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक नितिन सत्रे आप सभी का सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती के आर्मी भर्ती गुरु इस यूट्यूब चैनल पे सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते से हम जो हर गुरुवार को आर्मी की टेस्ट होती है उसका विश्लेषण, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के तहत आपको देते हैं और आज हम 4 अगस्त 2022 को जो हमने टेस्ट कंडक्ट की थी उस टेस्ट में आए हुए गणित और बुद्धिमापन के प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे। देखिए, हर हफ्ते होने वाली टेस्ट का गणित और बुद्धिमापन का और पूरे क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण यानी एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए आज हम देखते हैं इस हफ्ते हो गई टेस्ट का गणित और बुद्धिमापन के प्रश्नों का विश्लेषण। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा था संख्याओं 144, 180 और 192 का HCF क्या है। अभी देखिए, HCF यानी महत्तम समापवर्तक। अभी हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमें पता है इन तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो वो उस संख्या को हम HCF कहते हैं यानी हायर कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो देखिए, अभी 144, 180 और 192 इन सभी संख्याओं को अभी हमको पता है 2 से ये सभी संख्याएं विभाजित है तथा देखिए 4 और 4 8 और 1 9, इससे 3 से भी ये विभाजित है। इसका 8 और 1 9 ये भी 3 से विभाजित है। ये 9 और 2 11 और 1 12 यानी 3 से भी विभाजित है। जो संख्या है 2 तथा 3 से विभाजित होती है वो संख्या 6 से विभाजित होती है, हमको पता है। तो हम 6 से भाग देते हैं। 6 से 6 गुना 2 12 बचा 2, 6 गुना 4 24, 6 गुना 3 18 और ये 0, 6 गुना 3 18 बचा 1 और 6 गुना 2 12। अभी देखिए, इसे 24 30 और 32 को 2 से, ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित है तो हम 2 से भाग देते हैं। बाद में सभी संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो तब तक ही हम भाग दे सकते हैं। देखिए, अभी 2 से विभाजित है तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 1 2 बचा 1, 2 गुना 5 10 और 2 गुना 1 2 बचा 1, 2 गुना 6 12। अभी देखो 15 और 16 ये क्रमागत नैसर्गिक संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। अभी इन तीनों संख्याओं को किसी एक के अलावा किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, वो डिवाइड नहीं हो सकती। इसलिए यह प्रक्रिया यहीं पे हम स्टॉप करेंगे और MSP यानी HCF क्या होता है तो 6 और 2 का गुणन यानी के 12। तो हमारा आंसर आ गया 12, पर्याय को 12, यह हमारा सही आंसर है। दूसरा हमारा प्रश्न था कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 2 गुना है तो उन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, अभी हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो, अनुपात यानी रेशियो। तो उन दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से यानी उनके घटाव से 2 गुना है। अभी हमें वो दो संख्या हमें पता नहीं है तो मैं क्या करता हूं, वो दो संख्याएं है वो x तथा y हम मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं x तथा y है। तो अभी क्या बताया है कि दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y उनका योगफल उनके अंतर से, उनका अंतर क्या होगा x घटाव y, ये उनका अंतर होगा। अंतर से 2 गुना है, इसका 2 गुना है। तो हमें अभी फाइंड आउट क्या करना है, हमको x अनुपात y यानी
x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई ऐसे आएगा, ये 2 से अंदर हम गुणन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x और y को, 2 गुना x माइनस 2 गुना y। अभी ये देखिए 2 गुना x यही पे रखता हूं मैं, ये x यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, ये इस साइड में y रह गया। अब ये माइनस 2y इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2y। अभी देखिए y प्लस 2y हो गया 3y, 3y हो गया, और 2x माइनस x हो गया x। सो देखिए x ये गुना y यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी x एज 2y का वैल्यू आ गया 3:1, 3:1 यानी पर्याय क हमारा सही आंसर है। देखिए उन दो संख्याओं का अभी ये तो सॉल्यूशन हो गया, इसे शॉर्टकट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कि 2 और 1 उन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है जिनका योगफल उनके अंतर से 2 गुना हो। देखो अभी 2 और 1 का योगफल कितना हो गया 3, और उनका जो अंतर है 2 और 1 में वो 1 के 2 गुना 3 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आंसर तो हमारा नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर 2 गुना 2 अनुपात 1 नहीं तो 1 अनुपात 2 भी नहीं होगा, ये भी अपने आप ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि उनका योगफल आएगा 3 और उनका अंतर आएगा -1, 1 -2, 1 -2 यानी -1 आएगा, जो कि 2 गुना नहीं आएगा। अभी इसका देखिए 3 और 1 का योगफल आ गया 4 और उनका अंतर 3 में से 1 घटा दिया जाए तो 2, ये देखिए क्या हो गया 2 गुना आ गया, तो इसलिए हमारा ये आंसर है। हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ना कि ये करने की हमको जरूरत है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए अभी 55% बच्चे लड़के हैं, लड़के कितने हैं, देखो लड़के हैं 55%, यानी लड़कियां कितनी रह गई 100 माइनस 55 यानी 45% लड़कियां है। लेकिन लड़कियों की कुल संख्या हमें पता है, लड़कियां कितनी है 675, यानी मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे परसेंट लेता हूं और यहाँ पे संख्या लेता हूं, तो लड़कियों की प्रतिशत है 45 और उनकी संख्या है 675, तो हमें फाइंड आउट करना है लड़कों की संख्या। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो लड़कों की संख्या है 55%, तो परसेंट के नीचे 55 आएगा और लड़कों की संख्या पता नहीं हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, x गुना 45 बराबर 55 गुना 675। देखिए अभी ये 45 गुणन में है, वो उसे हम डिवाइड ले जाएंगे, यहाँ पे 45 आ गया, तो अब भाग देने पर देखो 5 से भाग जाता है, 5 गुना 9 45, 5 गुना 1 5 गुना 1 और 9 गुना 1 9 और 9 गुना 7 63 बचा 4, 9 गुना 5 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 11 गुना 5 55, 11 गुना 5 55 और बचा 5, 11 गुना 7 77, 77 और 55 77 और 5 82, सो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 825, यानी पर्याय को 825। देखिए हमने क्या किया कि लड़कों की संख्या 55% है, तो बची हुए
45% लड़कियां है, लेकिन लड़कियों की संख्या हमें पता है 675, यानी 45% मतलब 675। तो लड़कों की प्रतिशत वैल्यू है 55%। सो 45% यानी 675, सो 55% मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें जो s की वैल्यू मिलेगी वो होगी लड़कों की संख्या, कुल संख्या। तो लड़के हो गए 825, पर्याय ब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 4 नंबर का। 40 लड़कों का औसत भार 89 किलोग्राम, सॉरी 79 है, 79 किलोग्राम है। यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम, यहाँ पे 1 है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। अध्यापक का भार, अध्यापक का भार यानी कुल संख्या, लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या गुना औसत में बढ़त या फिर घटाव जो कुछ हुआ है, औसत में बढ़त, औसत में बढ़त प्लस जो पूर्ववत औसत है यानी लड़कों की औसत, पूर्ववत यानी लड़कों की औसत उसमें मिलाई जाए, लड़कों की औसत। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। क्या, तो अध्यापक का भार कैसे निकाला जाता है, कुल लोगों की संख्या को हम जो औसत में बढ़त हुई है उससे गुणन करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जो पूर्ववत यानी कि लड़कों का भार है वो हम उसमें मिलाएंगे तो हमें अध्यापक का भार मिल जाएगा। तो देखिए कुल संख्या है 40 लड़के हैं और एक अध्यापक है, तो कुल संख्या हो गई 41 गुना औसत में बढ़त कितना हुआ है, तो औसत में 1 किलोग्राम की बढ़त हुई है, 1 किलोग्राम बढ़ गया है औसत, तो गुना 1 प्लस लड़कों की औसत, लड़कों का औसत भार कितना है, तो 79 है, 79 उसमें मिलाया जाएगा। तो अभी देखिए 41 गुना 1 यानी 41 प्लस 79, सो 1 और 9 10 बचा 1, 7 और 4 11 और 1 12, 120 केजी। तो अध्यापक का भार कितना हो गया, 120 किलोग्राम, यानी पर्याय द 120 किलोग्राम। ठीक है, सीधे से एक सिंपल तरीका है, ये आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, 5 पैसे रुपए 2 की कौन सी भिन्न है। देखो 5 पैसे है और भिन्न यानी ये जो 5 पैसे और भिन्न में हर आएगा 2 रुपए, 2 रुपए। लेकिन देखो यहाँ पे पैसे है, यहाँ पे रुपए है, तो हमें एक कन्वर्जन करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है, यूनिट एक ही होना चाहिए। अगर पैसे है तो यहाँ पे पैसे, यहाँ पे रुपए है तो वहां पे रुपए। तो करना क्या है, हमको 5 पैसे का रुपए में करेंगे तो दशमलव में आएगा, या फिर से भिन्न आएगा, तो 2 रुपए यानी 200 पैसे हमको पता है, 1 रुपए यानी 100 पैसे, 2 रुपए यानी 200 पैसे। तो यहाँ पे 5 पैसे डिवाइडेड बाय 2 रुपए यानी 200 पैसे। तो देखो पैसे कट हो जाएंगे, 5 गुना 1 5, 5 गुना 4 20 और ये 0। तो हमारा आंसर आ गया 1/4, 1/40, 1/40। ये भिन्न आ गया कितना, 1 डिवाइडेड बाय 40, 1/40। तो हमारा सही जवाब है, सही उत्तर है पर्याय ब 1/40। ओके, उसके बाद देखिए गुणन है 0.1 गुना 0.1 प्लस 1.21 भाग, इसको भाग दिया है 1.1 से। तो देखिए पहले ये गुणन और ये विभाजन है यहाँ पे, तो देखिए 0.1 into 0.1 plus 1.21 divided by 1.1। तो देखिए
एक गुना एक एक हो गया, या दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो उत्तर में दो अंक होंगे, तो 0.01 आ गया। और प्लस ये देखिए 1.21 डिवाइडेड बाय 1.1, यहाँ पे एक शून्य लेता हूं मैं, तो क्या हो गया देखो, सो 0.01 प्लस, यानी अभी समान चिन्ह हो गए, तो 121 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10, 110 होगा नीचे, तो 11 इंटू 10, तो हमको 11 का वर्ग है, दूसरा घात है 121, तो यहाँ पे 11 आएगा, यानी उत्तर आएगा 0.01 प्लस 11.10, यानी 0.01 प्लस, देखिए 11/10, यानी यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आएगा 1.1। तो अभी इनका योग अगर हम किए करें, तो 1 और 0 1 होगा, यहाँ पे 0 और 1 1 ही होगा, दशमलव की जगह दशमलव, और 0 और 1 1 होगा, यानी हमारा आंसर आएगा 1.11, यानी पर्याय सी, उत्तर आएगा पर्याय सी 1.11। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3600 का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। देखो अभी 3600 को हमको बांटना है क्या, 1:2:3 में, यानी उसके भाग करने हैं। कितने भाग है देखिए, 1 2 और 3, 1 + 2 + 3, 6 भाग है। 3600 के 6 भाग करने हैं, तो 3600 के 6 भाग कितने हो गए, 3600 डिवाइडेड बाय 6 हो गया 600, तो ये एक भाग हो गया, ये एक भाग। अगर 3600 के हम 6 भाग क्यों करें, तो 1:2:3 है, तो 1 2 और 3 भागों में हमको उसको विभाजित करना है, सो उसके टोटल 6 भाग करने हैं हमको, 6 भाग किए तो एक भाग हो जाता है 600 का। तो देखिए 3600 का एक भाग हो गया 600 का, तो दो भाग हो गए 600 गुना 2 1200 के, और 3 भाग हो गए 1800 के, यानी 1:2:3। इस अनुपात में अगर बांट लिया जाए 600 को और 3600 को, तो 600 1200 और 1800 में उसे बांट लिया जाएगा, तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा पर्याय 600 1200 तथा 1800। ओके, उसके बाद का प्रश्न देखिए, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं क्या करना है। जो देखिए 12 पुरुष है 18 स्त्रियां है, वो 7 दिन में काम करते हैं, तो पहले कुल दिन, हमें दिन कैसे निकाल सकते हैं हम, तो 12 18 और 7 का गुणन करें, 12 गुना 18 गुना 7, और हर में देखियो डिवाइड, उससे इस गुणन को हम डिवाइड किससे करेंगे, तो पहले के पुरुष और अंत की स्त्रियां है उनका गुणन करेंगे। 12 गुना 8, देखिए यहाँ के पुरुष लेंगे हम, और यहाँ की स्त्रियों को, महिलाओं की संख्या लेंगे, 12 गुना 8 प्लस, अभी यहाँ की स्त्रियां, यहाँ की महिला है 18 है, और यहाँ के पुरुष है 4, अंत के पुरुष 4 है, तो 18 गुना 4, 18 गुना 4, अभी क्या आएगा देखो, 12 गुना 18 गुना 7 डिवाइडेड बाय 12 गुना 8 96 प्लस 18 गुना 4 72, तो देखिए 12 गुना 18 गुना 7, और इनका अगर योग किया जाए तो 6 और 2 8 होंगे, और 9 और 7 16 होंगे, तो देखिए 7 गुना 1 7, 7 गुना 2 14 बचा 2, 7 गुना 4 28, 12 गुना 1 12, 12 गुना 2 24, 2 गुना 1 2, और 2 गुना 9 18, तो हमारा आंसर आ गया 9 दिन। हमारा आंसर कितना आ गया, 9 दिन। तो हमारा सही उत्तर है पर्याय व
9 दिन। ये शॉर्टकट है इसकी, इस शॉर्टकट से हम इजी से उसका हल निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में रुपए 450 का 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर के रुपए 540 हो जाएंगे। देखिए 450 के 540 होने हैं, यानी हमें ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज यहाँ पे देखो, ब्याज आएगा कितना? तो हमारी कुल रकम कितनी होनी चाहिए? 540। 540 में से हमें 450 घटाना है, तो बचा 90। तो 90 रुपए हमारा ब्याज होना चाहिए। उसके लिए दर दिया है उन्होंने, दर कितना दिया है? देखो आर की वैल्यू दी है 5 और एन, यानी एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन पता नहीं है, और पी की वैल्यू हमें पता है। पी की वैल्यू कितनी है? पी यानी प्रिंसिपल, यानी रकम कितनी है? तो 450 है। तो देखो एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय पी इनटू आर। देखो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को 100 से गुना जाएगा और उसे डिवाइड किससे करेंगे? P इंटू आर। P यानी के रकम और दर के गुणन से उसे हम डिवाइड करेंगे। तो देखो हमारा ब्याज है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज वो है 90 गुना 100 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू है 450 और आर की वैल्यू है 5। तो देखिए ये शून्य कट गया, 9 गुना 5, 9 गुना 1, 9 गुना 5 45, 5 गुना 1, 5 गुना 2 ये 0, 5 गुना 1 5, 5 गुना 4 आ गया 20। तो हमारा सही उत्तर आ गया 4 सालों में। कितने सालों में? 4 सालों में। तो हमारा सही आंसर है पर्याय क 4 सालों में। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 10 है, 675 का 54% क्या है? 675 का 54%, तो हमें 675 का 54% निकालना है। तो देखिए 675 का 54%, यानी 675 गुना 54 डिवाइडेड बाय 100। किसी भी संख्या का प्रतिशत यानी वो संख्या डिवाइडेड बाय 100 होती है। तो देखिए इसे और इसे 25 से भाग जाता है, 25 गुना 4 100, और तो 25 गुना 2 50, बचे 17 बचे, तो उस पर आ गए ये 17 पे 5, 25 गुना 7 175। ओके, अभी 4 गुना 1 4 बचा 1, 4 गुना 3 12 बचा 2, 4 गुना 5 20। तो 54 से अगर 4 से भाग दिया जाए तो 13.5 आएंगे। अभी 27 और 13.5 का हम गुणन करेंगे। 27 गुना 5 135 बचा 13। देखो 27 गुना 3 81 में हम 13 मिलाएंगे तो 81 प्लस 13 ये बनेगा 94 में से 4 यहाँ पे आ गया और बचा 9। अभी 9 बचा तो 27 गुना 1 27 और ये बचा हुआ 9 36। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होगा, यानी हमारा उत्तर आएगा 364.5। 675 का 54% कितना आएगा? 364.5, यानी कि पर्याय ब ये हमारा सही उत्तर रहेगा। ओके, क्या हुआ? चल ये हाँ गलती से ये आंसर मैंने बताया, ये 364.54 पर्याय ड है, सॉरी 364.5 यानी पर्याय ड है, ये हमारा उत्तर यहाँ पे निकाल दिया है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11 है, सरल करो। देखो सरल करो, अभी 11 का हमें निकालना है।
81 गुना 81 प्लस 68 गुना 68 माइनस 2 गुना 81 गुना 68। अभी हम क्या करेंगे देखिए, तो 81 मतलब a और 68 मतलब b रखेंगे। तो देखो यहाँ पे a गुना a प्लस b गुना b माइनस 2 गुना a गुना b ऐसा हो गया। तो क्या हो गया देखो, तो a गुना a यानी a का वर्ग, a वर्ग प्लस b गुना b यानी b का वर्ग माइनस 2 गुना a गुना b यानी 2ab। सो हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस से b मतलब a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो a का मतलब है a माइनस b का है a माइनस b का है, यहाँ पे माइनस है इसलिए a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर है। तो a की वैल्यू है 81 माइनस 68 और उसका वर्ग। तो देखिए 81 में से 68 गया, कितना आ गया 13 का वर्ग हो गया 169, यानी हमारा सही उत्तर है 169 पर्याय सी, पर्याय क। ओके, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, यहाँ पे 12 प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, हल करो x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यानी x बटा 7 घटाओ 2 बराबर 5। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ये माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, यानी x डिवाइडेड बाय 7 बराबर 5 प्लस 2 7 होगा, ये डिवाइडेड 7 है वो गुना 7 हो जाएगा, यानी x बराबर 7 गुना 7 49 होगा। तो हमारा सही आंसर आएगा पर्याय ब 49। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न 13 है, यदि 8x योग 20 बराबर 60 तो x का मूल्य क्या है। तो देखिए 8x प्लस 20 बराबर 60, तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट x वैल्यू फॉर द x। तो देखिए 8x बराबर 60, ये प्लस 20 है वो माइनस 20 हो जाएगा, यानी 8x बराबर 40, ये 8 गुना है, यहाँ पे भाग में जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे 8। तो 8 यानी 8 गुना 1 8 गुना 5, तो x का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी हमारा सही उत्तर रहेगा पर्याय ड 5, पर्याय ड 5। ओके, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 है, 945 बटा 1260 को सरल करो। सरल करना है, संक्षिप्त करना है। देखो 945 डिवाइडेड बाय 1260, अभी इन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो दोनों को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 5 गुना 2 10 बचा 2, 5 गुना 5 25 बचा 1, 5 गुना 2 यानी 20 आ गया। यहाँ पे 5 गुना 1 बचा 4, 5 गुना 8 बचा 4, 5 गुना 9। अभी देखो 189 डिवाइडेड बाय 252, तो देखिए 9 और अभी 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा इसे, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 3 से देखते हैं, 3 से, या फिर अंकों का योग कितना होता है 9 और 8 17 और 1 18 यानी इसे 3 से भी जाता है और 9 से भी भाग विभाजित होती है वो। ये 5 और 2 7 और 2 9, इन दोनों संख्याएं 9 से विभाजित होती है। 9 गुना 2 18, 9 गुना 1 9,
9 गुना 2 18 बचा 7, 9 गुना 8 72, 21 और 28 7 से विभाजित है। 7 गुना 3 21, 7 गुना 4 28, यानी हमारा उत्तर आ गया 3/4 यानी 3/4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन 15 है कि प्रश्न चिन्ह का घन बराबर 4913, तो प्रश्न चिन्ह के जगह कौन सी संख्या होगी, यानी कि x घन बराबर 4913, तो हमें x मतलब घनमूल में 4913, यानी कि हमें क्यूब रूट निकालना है किसका, 4913 का। अभी देखिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, अगर घन के इकाई स्थान पे 3 हो तो उसके क्यूब रूट के इकाई स्थान पे 7 आता है, 7 आता है। उसके बाद 3 संख्याएं, अंत की 3 संख्याएं छोड़कर बची हुई, अंत की 3 अंक छोड़कर, अंत के 3 अंक छोड़कर बचे हुए अंकों से, यानी 4 बचा, बचे हुए अंकों में से कौन सी संख्या का ज्यादा से ज्यादा कौन सी संख्या का घन उसमें से घटाया जा सकता है, वो संख्याएं हम यहाँ पे 7 के बाद लेनी है। तो 4 में से हम सिर्फ 1 का घन घटा सकते हैं जो कि 1 होता है, 2 का घन 8 होता है जो 4 में से घटाया नहीं जाएगा, तो 1 का ही घन घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो हमारा यानी कि 4913 का 4913 का क्यूब रूट मिला हमको 17, तो हमारा सही उत्तर है 17, पर्याय सी 17। ओके, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, देखिए प्रश्न ऐसा है 240, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 120 है, उसके बाद 40 है, सॉरी 40 है, 40, उसके बाद 10 और उसके बाद 2 है। तो देखिए अभी यहां पे 2 का 5 गुना 10 है, 2 का 5 गुना 10 है, 10 का 4 गुना 40 है, 40 का 3 गुना 120 है। देखिए यहाँ पे गुना 5 है, यहाँ पे गुना 4 है, यहाँ पे गुना 3, ये जो एक एक से कम होता आ रहा है, तो 120 का गुना 2 हो जाएगा, 120 का 2 गुना होता है 240, कितना होता है 240। अब यहाँ पे गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और उसके बाद आएगा क्या, गुना 1, तो 240 गुना 1 240 आता है। तो हमारा जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर जो अंक या जो संख्या आएगी वो है 240, जो कि पर्याय ब में हमें दिखाई दे रही है। तो हमारा सही आंसर है पर्याय ब 240। यहाँ पे 240 है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 240 हरगिज नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता हम ऐसा सोचेंगे 240 2 बार क्यों आएगी, लेकिन आती है, जो यहाँ पे नियम लागू पड़ता है उससे 240 2 बार आती है, क्योंकि गुना 5 है, गुना 4 है, गुना 3 गुना 2 और गुना 1 आता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, बढ़ई का जो आदि से संबंध है उसी तरह दर्जी का किससे संबंध आएगा। तो देखिए अभी बढ़ई, देखो बढ़ई, बढ़ई यानी कि लकड़ी का काम करने वाला कारीगर को, कौन सा, लकड़ी का, यानी कि कारपेंटर, बढ़ई यानी कारपेंटर है। और देखिए आरी, आरी मतलब जो लकड़ी कटाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए जो दांतों वाला हथियार यूज करते हैं उसे हम बैंड सॉ कहते हैं, अंग्रेजी में बैंड सॉ, ये हमें पता होना चाहिए। बैंड सॉ यानी कि जो हम लकड़ी काटने के लिए दांतों वाला जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, बड़े लोग कारपेंटर जो हथियार यूज करते हैं उसे आरी कहते थे। देखो बढ़ई का आरी से जो संबंध है, उसी तरह दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलाई का काम करता है। यहाँ पे देखो मापन है, सिलाई है, कपड़ा है और सुई भी है, लेकिन देखो वो सिलाई का काम करता है, वो बढ़ई भी लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन उसका हथियार क्या है, आरी।
तो दर्जी का हथियार ना ही मापन है, ना ही सिलाई है, ना ही कपड़ा है, उसका हथियार है सुई। वो दर्जी कपड़े सीता है लेकिन वो सिलाई किससे करता है, तो सुई से करता है, इसलिए उसका हथियार है सुई। तो दर्जी के लिए आएगा सुई। क्यों? क्योंकि बढ़ई के लिए आरी आता है उसका हथियार, उसी तरह दर्जी का हथियार है सुई। सुई के बिना वो कपड़ों की सिलाई नहीं कर सकता। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो इसी तरह औजार, वो बढ़ई आरी यानी कि कारपेंटर जो औजार यूज करते हैं उसे हम आरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रश्न क्रमांक 18। एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। वह इस दिशा की ओर मुंह किए था। देखिए उसके दाईं ओर यानी कि उसके राइट हैंड साइड पे खंबे की छाया। अभी हमको ये पता है कि सूर्योदय के तत्काल बाद, यानी सूर्योदय के तत्काल बाद सूरज यानी सूर्य पूर्व दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। तो जाहिर है अगर सूरज पूर्व दिशा में है तो खंबे की छाया पूरब के विरुद्ध अपोजिट साइड में आएगी। तो पूरब के अपोजिट यानी सामने के साइड में पश्चिम आती है। देखिए हम छोटी सी डायग्राम तैयार करते हैं। तो देखिए ये रहता है उत्तर, ये रहता है दक्षिण, ये रहता है पूर्व और ये रहता है पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे खंबा है, यहाँ पे खंबा है तो उसकी छाया, उस खंबे की छाया ऐसे पड़ी है, ऐसे, और यहाँ पे वो गंगाधर खड़ा है, वो छाया है उसके दाईं ओर पड़ी है, यानी कि उसका दाया हाथ यानी राइट हैंड किस दिशा में है, राइट हैंड उसका पश्चिम दिशा में है। तो मुख, अगर राइट हैंड पश्चिम दिशा में है तो उसका मुख कौन सी दिशा में रहेगा, तो दक्षिण दिशा में रहेगा। दक्षिण दिशा में, तो उसका सही उत्तर है पर्याय ब, दक्षिण दिशा। ओके ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19, यदि हैप्पी को GBOQX लिखा जाए तो क्रॉस के लिए क्या लिखा जाएगा। देखिए हैप्पी ये शब्द है वो GBOQX लिखा जाता है तो क्रॉस के लिए क्या लिखा जाएगा। तो अभी देखिए हैप्पी हम देखेंगे HAPPY, हैप्पी को कैसे लिखा जाता है, GBOQ और X ऐसे। देखिए H का क्रमांक 8 है, A का क्रमांक 1 है, P का क्रमांक 16 है, P का क्रमांक 16, Y का क्रमांक 25 है, G का क्रमांक 7 है, B का 2 है, O का 15 है और Q का 17, X का 24 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 माइनस 1 7 आता है, उसके बाद 1 प्लस 1 2 आता है, यहाँ पे 16 माइनस 1 15 आता है, यहाँ पे 16 प्लस 1 17 आता है और यहाँ पे 25 माइनस 1 24 आता है। देखिए माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आता है। तो हमें क्रॉस के लिए सही विकल्प चुनना है, हमको यानी सही शब्द चुनना है कि उसका कोड क्या है, संकेत क्या है। तो देखिए क्रॉस CROSS, C का क्रमांक है 3, R 18, O 15, S 19, S 19। तो देखिए यहां पर भी हमको क्या करना है, जो नियम दिए हुए शब्द को लागू होता है वही नियम, तो एक मिनट, वही नियम इसके लिए ही लागू होता है। शेवटचं हे एकच राहिला फक्त। देखिए अभी तो 3 एक मिनट, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, 19 माइनस 1 18 हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर पे आता है B, 19 नंबर पे S, 14 नंबर पे आता है N, 20 नंबर पे आता है T और 18 नंबर पे आता है R। तो हमारा सही जवाब रहेगा BSNTR, BSNTR यानी पर्याय अ।
पहला ही विकल्प है जो हमारा सही आंसर है। अभी देखिए इस प्रश्न पत्रिका में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रश्न क्रमांक 20, 6 मित्र। देखिए अभी नहीं है उसमें, वो ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी देखिए 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हैं। एफ ए के ठीक बाएं बैठा है तथा बी ई के सामने बैठा है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो एफ के सामने कौन बैठा है? तो देखिए अभी 6 मित्र है और वो केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे, वृत्ताकार बैठे। तो देखिए ये ऐसे बैठे, सब लोगों का मुख अंदर की दिशा में है, केंद्र की ओर है। तो अभी ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रश्न पढ़ने के बाद किसी एक की जगह हमको फिक्स करनी है और तत्काल उसके बाद उसके संदर्भ में जो भी वाक्य है उनके मदद से हम औरों की जगह फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यफ ए के ठीक बाएं बैठा है, देखो यफ, तो हम क्या करेंगे, ए के ठीक बाएं बैठा है तो ए को कहां मिले, यहाँ पे ए का मुख अंदर की दिशा में है, तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है, यफ। देखो यफ ए के बाईं ओर बैठा है, ये दोनों की जगह हमें फिक्स हो गई। उसके बाद क्या है, देखो बी तथा बी ई के सामने बैठा है, लेकिन अभी बी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे है तो ई, तो पता नहीं बी और ई कहाँ है। लेकिन देखिए अभी बी ई के सामने बैठा है। उसके बाद क्या है, ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे, यानी कि ए के बिल्कुल सामने डी बैठा है, दिया है ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ओके, अभी देखिए बी और ई सामने, बी ई के सामने बैठा है, तो अभी सामने की जगह कौन सी बची है, यहाँ की जगह बची, लेकिन इसके सामने तो एफ है, यहाँ की जगह बैठी है, उसके सामने की जगह खाली है, बाकी कौन सी भी जगह खाली है सामने की, यानी कि ये जगह और ये जगह किसके लिए, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, पता नहीं हमको, एक्चुअली यहाँ पे भी ई हो सकता है, यहाँ पे ई हो आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, पता नहीं हमको। तो अभी जगह एक ही बची, देखो जगह एक ही बची, और यह बी और ई का ये तो जगह फिक्स है उनकी, पता नहीं बी और ई किस जगह में, लेकिन ये दोनों जगह बी और ई के, ये हमको पता है। अभी जगह एक बची और आदमी भी एक बचा, तो बचा हुआ आदमी कौन सा है, देखो ए गया, बी गया, डी गया और ई गया, यह भी गया, तो सी बचा, तो यहां पे सी आएगा। अभी हमारा प्रश्न क्या है, यफ के सामने कौन बैठा है, चाहे यहां पे भी हो या फिर यहां पे भी हो, यहां पे ई हो या फिर यहां पे ई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रश्न क्या है, यफ के सामने कौन बैठा है, तो यफ के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। या हमें यहां से पता चलता है कि एफ के सामने सी बैठा है, तो हमारा उत्तर आएगा पर्याय ड सी। तो देखिए इसी तरह से हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन डिस्कशन ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग आर्मी के प्रश्न पत्रिका का पूरा हो गया है। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि इसी तरह हर हफ्ते होने वाले टेस्ट का विश्लेषण हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, और हमारा चैनल है आर्मी भर्ती गुरु सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती का। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त है जो आर्मी की तैयारी करते हैं तो उन्हें सेंड कीजिए, उन्हें बता दीजिए, उनका भी फायदा हो जाएगा, उनको पता चलेगा। और आप अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती के लिए। ग्राउंड, खाना, रहना, क्लासेस, सब सुविधाएं यहाँ पे है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।